बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल है। शाम के सपहर के 4 बज चुके हैं और श्रीनगर के स्टूडियो से बराह रास्त मीर हिलाल हांजुरी प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट लेकर और एक बार फिर से गूंज इलेक्शन की जो जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं हो रहे हैं, लेकिन सियासी तंजीमें बार बार अगर ये भी कहते हैं कि हम भीख नहीं मांगते हैं, लेकिन दूसरे अल्फाजों में सही कि इंतजार इलेक्शन का जम्मू कश्मीर की सियासी जमातों को जरूर है। इस एतबार से भी कि इलेक्शन या वोट इसका इस्तेमाल जमहूरी हक है और इसकी अदायगी के लिए मरकजी सरकार पर यह तनकीद भी की जा रही है और उसके साथ साथ निशाना भी बनाया जा रहा है कि दरअसल बीजेपी को बचाने के लिए या बीजेपी का नंबर आने तक यहां पर इंतजार इलेक्शंस का किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारगुजार सदर उमर अब्दुल्ला की आज बारी थी और उमर अब्दुल्ला ने आज इलेक्शन कमीशन से लेकर मरकजी सरकार तक का नाम लिया और तनकीद भी की और इलेक्शन कमीशन से यह भी कहा कि अगर आप पर दबाव है तो हिम्मत करे और यह कहे कि मैं इलेक्शन नहीं कर सकता। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम उमर अब्दुल्ला का आज का यह पैगाम था। दरअसल उमर अब्दुल्ला आज नवाई सुबू कम्प्लेक्स श्रीनगर के अंदर आए थे। पार्टी वर्करों की एक मीटिंग थी और मीटिंग के फौरन बाद उमर अब्दुल्ला मीडिया के नुमाइंदों से मुखातिब है और मीडिया के नुमाइंदों ने सवालात उठाए और खासतौर पर इलेक्शन का जिक्र हुआ और इलेक्शन को लेकर जब मीडिया नुमाइंदों ने सवाल उमर अब्दुल्ला से पूछा तो उमर अब्दुल्ला ने पहले निशाना मीडिया जो लोग हैं उन्हीं को यह कहकर किया कि इलेक्शन के फिक्र सियासी तंजीमों से ज्यादा मीडिया वालों को है। यह उमर अब्दुल्ला ने सबसे पहले कहा, लेकिन उसके बाद जो उमर अब्दुल्ला ने बात की वो बात यह भी जाहिर कर रही थी कि वो इलेक्शन चाहते हैं, लेकिन उसके लिए जो मैकेनिज्म उन्होंने तैयार किया और जो एक सियासी गिलाफ उन्होंने बनाई वो किस तरह बनाई वो हम आपको दिखाएंगे भी और सुनाएंगे भी। उन्होंने कहा कि इनको इलेक्शन करने होंगे तो कराएंगे, नहीं करने होंगे तो नहीं कराएंगे। इनको से मतलब मुराद सरकार से, मरकजी सरकार से। अगर उनको इलेक्शन जम्मू कश्मीर के अंदर करने होंगे तो वो कराएंगे, अगर नहीं करना चाहते हैं तो वो नहीं कराएंगे। हमने बार बार कहा है कि हम भूखे नंगे नहीं हैं कि हम घुटनों पर उतरकर उनके सामने भीख मांगेंगे। हाँ, इलेक्शन हमारा हक है। अगर ये अवाम का हक छीनना चाहते हैं और अगर उससे भी उन्हें तसल्ली मिलती है तो करें। बाकी हम ये इलेक्शन कमीशन से सुनना चाहते हैं। यानी मरकजी सरकार के बाद अब इलेक्शन कमीशन की बारी आई थी जिस पर उमर अब्दुल्ला ने खूब तनकीद की। उन्होंने कहा है कि हम ये इलेक्शन कमीशन से सुनना चाहते हैं। उन्होंने ही कहा था कि इसका फैसला करना है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ही था जिन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर में वैक्यूम है और उससे फिल करना, उससे पूरा करना वक्त की जरूरत है। अगर इलेक्शन कमिश्नर को उस वक्त वैक्यूम नजर आया तो उसे क्यों नहीं भरा जा रहा है, एक सवाल छोड़कर उमर अब्दुल्ला गए और उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन पर कौन सा प्रेशर है कि वो इंतखाबात को डिले कर रहा है। उन्हें भी हिम्मत करनी चाहिए ये कहने की कि प्रेशर है, इंतखाबात नहीं कराएंगे। तो निशाना आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उसके साथ साथ मरकजी सरकार उमर अब्दुल्ला को लेकर, जम्मू कश्मीर के इंतखाबात को लेकर थे। उमर अब्दुल्ला ने क्या कुछ कहा, एक सवाल के जवाब में इलेक्शन को लेकर उनका जवाब क्या था, आइए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। मुझे लगता है ये ज्यादा आप मीडिया वालों को ही है। अब करना है इनको इलेक्शन कराएंगे, नहीं करना है ना करें। मैंने बार बार कहा ना, हम कोई भूखे नंगे नहीं हैं कि हम घुटनों पे उतर के इनके सामने भीख मांगेंगे। इलेक्शन हमारा हक है। अगर ये जम्मू कश्मीर के लोगों का हक छीनना चाहते हैं और इनको हमारा हक छीन के कोई बहुत बड़ी तसल्ली मिलती है तो करें। हमारी भी थोड़ी बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट है, इज्जत है। हम इनके सामने घुटने नहीं टेकेंगे। बाकी इलेक्शन कमीशन को इसका जवाब देना चाहिए। हम इलेक्शन कमीशन से सुनना चाहते हैं। क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने ये नहीं कहा कि यहाँ वैक्यूम है? ही सेड दैट देयर इज अ वैक्यूम, दैट वैक्यूम नीड्स टू बी फिल्ड। अगर चीफ इलेक्शन कमीशन को उस वक्त वैक्यूम नजर आया तो वो वैक्यूम क्यों नहीं भर रहे हैं?
क्या मजबूरी है, क्या प्रेशर है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे कि वो इलेक्शन यहाँ डिले करा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ज़रा हिम्मत से कहें हमारे ऊपर प्रेशर है, हम इलेक्शन करा नहीं सकते, क्योंकि एक तरफ से तो आप कहते हो वैक्यूम है, दूसरी तरफ से आप उस वैक्यूम को फिल करने के लिए तैयार नहीं हो। चलिए, इलेक्शन के बाद उमर अब्दुल्ला का जो नजरिया था या जो उनकी तनकीद थी वो जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है जम्मू कश्मीर के अंदर, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया है उसको लेकर थे, क्योंकि बार बार मरकजी सरकार हो या जम्मू कश्मीर की सरकार हो, ये दावे किए जा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर सिक्योरिटी माहौल ठीक हो गया है, और ये भी कहा जा रहा है कि आज तक कभी ऐसा माहौल था ही नहीं, इतनी सिक्योरिटी बेहतर हुई है। और उसके जवाब में उमर अब्दुल्ला ने कहा कि दरअसल G20 करके ये यहाँ के हालात पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। कौन? सरकार, यानी सरकार G20 का सबसे बड़ा मेगा इवेंट कश्मीर के अंदर करके सिलेक्टिव रोड्स के जरिए उन्हें SKIC पहुंचा के ये तासुर देना चाहती है कि जम्मू कश्मीर के अंदर हालात ठीक हैं, जो उमर अब्दुल्ला के बकौल ठीक नहीं है। क्योंकि उमर अब्दुल्ला का कहना है कि असलियत हम कश्मीरी जानते हैं कि यहाँ पर हालात कैसे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हालात इस तरह दीगरगों हैं कि जहां मिलिटेंसी थी नहीं वहां आज मिलिटेंसी है। राजौरी का उन्होंने इशारा दिया कि वहां तो मिलिटेंसी से पाक एरिया था, लेकिन आज वहां पर पे दर पे हमले हो रहे हैं और वहां पर जो है इस तरह के एनकाउंटर्स भी होते हैं, फौज को नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। तो वहां हालात क्या है, तो उससे नसरें चुराई नहीं जा सकती। दरअसल मीडिया के नुमाइंदों ने उमर अब्दुल्ला से सवाल पूछा था कि कल ही जो चिनार कॉर्प्स के GOC है उनकी जानिब से एक स्टेटमेंट आया है। उन्होंने कश्मीर के अंदर जो बार बार कहा जा रहा है कि हालात ठीक हो गए हैं, बेहतर हो गई है, मिलिटेंसी डाउन हो गई है, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में उनसे सवाल पूछा गया था कि अगर हालात ठीक है तो फिर क्या जम्मू कश्मीर के अंदर फोर्सेस का विड्रॉवल होगा, यानी फौजी इनखला होगा। तो उसमें GOC ने कहा था, यानी उस कमांडर ने कहा था कि कश्मीर से फौजी इनखला के लिए अभी वक्त मौजूद नहीं है। अलबत्ता 34 सालों में मिलिटेंसी कम सतह पर है, यानी पिछले 34 सालों के अंदर जब हम मिलिटेंसी का ग्राफ देखते हैं तो आज का जो ग्राफ है ये सबसे नीचा है। ये GOC ने कहा था, ये कर्नल ने कहा था। लेकिन उमर अब्दुल्ला से जब ये सवाल पूछा गया कि उन्होंने कहा कि अभी विड्रॉल नहीं कर सकते हैं, तो उसी के जवाब में उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जनरल साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है कि यहाँ के हालात ठीक नहीं है। हम खुद भी कहते हैं कि हालात ठीक नहीं है। अब ऐसे इलाकों में मिलिटेंसी नजर आ रही है जिन इलाकों को मिलिटेंसी से साफ किया गया था। अब तो उनके लोग भी, यानी बीजेपी के लोग भी सरकार से सिक्योरिटी मांग रहे हैं, क्योंकि उनको इस माहौल के अंदर डर लग रहा है। हम खुद कहते हैं हालात ठीक नहीं है, जनरल साहब भी कह रहे हैं हालात ठीक नहीं, हम भी कह रहे हैं ना आपके हालात बिगड़ गए हैं। ऐसे ऐसे इलाकों में आज आपको मिलिटेंसी नजर आ रही है जिन इलाकों को मिलिटेंसी से बिल्कुल साफ कर दिया गया था। बहुत मतलब आप देखिए किस तरह इनके लोग जो हैं सिक्योरिटी मांग रहे हैं गवर्नमेंट से, क्योंकि इनको डर है। हालात, जनरल साहब ने सही कहा, हालात ठीक नहीं है। ये लोग हालात के ऊपर एक पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं G20 करा के, लेकिन असलियत हम यहाँ के रहने वाले असलियत जानते हैं ना। G20 वालों के लिए तो आपने रास्ते साफ कर दिए, यहाँ रहने वाले लोग समझते हैं ना ट्रैफिक का क्या हाल है आजकल। एक जगह से दूसरी जगह पहुँचना जहाँ हमें 5 मिनट लगते थे, आज हमें 40 मिनट लगते हैं। लोग रो रहे हैं, बच्चे टाइम पे स्कूल नहीं पहुँच पाते, मुलाजिम टाइम पे दफ्तर नहीं पहुँच पाता, मरीज एम्बुलेंस में दम तोड़ जाता है क्योंकि ट्रैफिक का हाल ख़राब है। G20 तो ठीक है ना, आपने दुनिया को एक और चेहरा जम्मू कश्मीर का दिखा दिया। जम्मू कश्मीर की असलियत हम यहाँ के। चलो अगली खबर में बात करते हैं LG मनोज सिन्हा की, जो आज जम्मू के अंदर एक तकरीब पर मौजूद थे। और इस मौके पर LG मनोज सिन्हा ने कहा कि जो जम्मू कश्मीर की इंतजामिया है उन्होंने अमरनाथ यात्रा के लिए तमाम तर इंतजामात जो है कर रही है, और इन इंतजामात के तहत खुश असलूबी से जो यात्री जम्मू कश्मीर आएंगे उनके लिए इंतज़ाम किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा जो ऐलान उन्होंने किया वो ये कि जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रियों के लिए 4 से 5 नए यात्री निवास बनाए जाएंगे, ये LG मनोज सिन्हा ने कहा। उन्होंने कहा कि ये यात्री निवास बालतल, म्यूनमन कैंप और एक एंट्री पॉइंट टू कश्मीर जो है वॉलनट फैक्ट्री के नज़दीक, वहां पर कायम किए जाएंगे।
उन्होंने ये भी कहा कि चंदनवाड़ी से बालतल तक का जो रोड है उसकी तामीर भी ज़ेर गौर है और इस हवाले से डीपीआर को बनाया जा रहा है, हतमी शक्ल दी जा रही है। और चूंकि इस तकरीब पर यहाँ पर मरकजी वजीर भी मौजूद थे और उन्होंने कहा कि जितने भी प्रपोजल्स या डीपीआरस इन यात्री निवास को लेकर, रोड को लेकर होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से उस निस्बत से फंड्स की वागुजारी को फौरन से पेशतर यकीनी बनाया जाएगा। लाइन बोर्ड और जम्मू कश्मीर प्रशासन ने पूरे मुकम्मल तौर पर की है और हर कोशिश होगी कि देश भर से जो श्रद्धालु आगे वो एक अच्छा अनुभव लेकर के जाएं, बाबा का तो दर्शन करें ही, यहाँ के लोगों की जो मूल विरासत है उसे भी अनुभव करें। ये सच है कि इस बार बर्फबारी ज़्यादा हुई थी, इंडिया रोड ट्रैक का काम कर रहा है, 15 जून तक काम पूरा हो जाएगा। यात्रियों की सुविधा की दृष्टि से भी कई पहल हम लोगों ने प्रारंभ की थी। चंद्रकोट का भवन आप सब जानते हैं कि पिछली बार यात्रियों ने उसका उपयोग किया। मैं आभारी हूँ ONGC का और उसके चेयरमैन माननीय मंत्री जी का, हरदीप पुरी जी का। ONGC ने 51 करोड़ रुपए इस यात्री भवन के निर्माण के लिए दिया और आप सबने सुना 4 भवन और यात्रियों के लिए बनाने में मंत्री जी मदद करेंगे। ONGC के सहयोग से पूरा होगा। 2 जमीन मैंने अपने भाषण में जिक्र किया था, एक बालटाल और एक जैसे आप कश्मीर में प्रवेश करेंगे जहाँ वालनट फैक्ट्री थी उसके बगल में 2 जमीन आवंटित हो गई है। मुनवान कैंप के पास भी हम जमीन देख रहे हैं। मुझे लगता है कि इसके कारण सुविधाएँ काफ़ी बढ़ेंगी। और एक जो प्रमुख बात मैंने बताई, माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर NHIDCL चंदनबाड़ी से पंचतरणी संगम टाप होते हुए बालटाल तक की सड़क की डीपीआर बना रही है। वो एडवांस स्टेज में एक बार डीपीआर पूरी हो जाए तो उस सड़क का निर्माण भी भारत सरकार के सहयोग से हम कराना चाहते हैं। सड़क निर्माण के बाद मैं मानता हूं कि हमको यात्रा का समय भी अधिक मिलेगा, जो चुनौतियां वो भी हमारी कम होंगी और संगम टाप से बाबा की दूरी केवल 2 किलोमीटर है। मैं आप सबके प्रति भी हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि समय समय पर आप लोग इस यात्रा के प्रति भी और देश भर के भक्तों के प्रति भी सद्भावना रखते हैं। समझता हूँ कि चुनौतियाँ आती हैं, चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करने के अब हम लोग अभ्यस्त हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इतना बड़ा आयोजन आज तक जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ। आज़ादी के बाद पहली बार G20 के टूरिज्म वर्किंग ग्रुप का आयोजन हुआ और मैं कह सकता हूँ कि यहाँ के लोगों ने भी बड़ा सहयोग किया जम्मू कश्मीर के निवास। नज़र यूँ तो हमने विंटर्स के अंदर अनशेड्यूल्ड पावर कट्स हम एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं, चाहे शहर हो, गांव हो या मीटर्ड इलाका हो या नॉन मीटर्ड इलाका हो। लेकिन किसी हद तक विंटर्स के अंदर उसे जस्टिफाई भी किया जाता है कि कहीं पर बिजली का खंभा गिरा होगा और कहीं पर बॉयलर का इस्तेमाल हुआ होगा, गीज़र का इस्तेमाल हुआ होगा, हीटर का इस्तेमाल हुआ होगा, लोड शेडिंग हो जाती है। लेकिन कभी ही समर्स के अंदर ऐसा पाया गया और आज ऐसा लग रहा है कि जैसे पहली बार ऐसा हो रहा है कि मीटर्ड इलाकों के अंदर भी अब अनशेड्यूल्ड पावर कट्स शहर श्रीनगर हो या कस्बा जात हो या गांव देहात हो, वहां पर हो रहे हैं। और पिछले कुछ एक दिनों से यह सिलसिला बहुत बढ़ चुका है। अनशेड्यूल्ड पावर कट्स की वजह से जो लोग हैं, जो सार्फिन हैं, वो काफी परेशान हैं। वो अपने हिसाब से जो कंसर्न उनके बिजली के दफातर हैं वहां पर फोन तो घुमाते हैं, लेकिन वहां पर उन्हें यही कहा जा रहा है कि ये पीछे से ही है, यानी पावर की कमी पीछे से ही है। हमारे जराए भी यही बता रही हैं कि जम्मू कश्मीर को सप्लाई होने वाली जो बिजली है उसमें तकरीबन 25% की कमी वाक़ा हुई है। हालांकि ऑफिशियली अभी इसकी कोई तस्दीक नहीं हुई है। हमारे नुमाइंदे फैसल के साथ हम जाने की कोशिश करेंगे क्योंकि उन्होंने इस हवाले से जो है कंसर्न जो ऑफिशियल्स हैं उनके साथ बात करने की कोशिश की है और उन्होंने क्या कुछ कहा वो हम आप तक पहुंचाएंगे अभी थोड़ी देर बाद। लेकिन पब्लिक क्या कहती है, जो शहर की है, गाँव की है, बिजली के निज़ाम को लेकर, जून जुलाई को लेकर, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। सारी मुश्किलात में इस इजाफा हो गया। अब देखिए जून का महीना है, इस वक्त आप झेलम में वाटर लेवल चेक कीजिए, पानी कितना इस वक्त भरा पड़ा है झेलम में। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी सारी है, यहाँ पे जो पावर जनरेट होता है वो सारा पानी से जनरेट होता है। ये तो पहली बार अलमिया होगा, पिछले 30-40 सालों में मैंने देखा अपनी ज़िंदगी में पहली बार, जब जून के महीने में हम पावर की कर्टेलमेंट देख रहे हैं। 25% जो कर्टेलमेंट हुई है बहुत ही अफसोसनाक है। ये इससे लोगों की मुश्किलात में बहुत इजाफा हो गया। तालिब इल्म है, बीमार हैं घरों में,
अब हम जून के महीने में तो ये देखा ही नहीं था। ये तो एक बहुत बड़ा अलमिया है। जो चीफ इंजीनियर है पावर डिपार्टमेंट है, हम उनसे गुजारिश करते हैं इस पर जल्द से जल्द सोचा जाए ताकि लोगों की तकलीफ में इजाफा ना हो सके। ज़बरदस्त परेशानियों का बाइस बन गया है। जून जुलाई में तो हमने कभी देखा नहीं था कि पावर कटेलमेंट होती थी, ये तो पहली बार हो गया है। इसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं। अब आप देख रहे हैं इस वक्त डिजिटल मीटर का भी ज़माना है। लोग अब सारिफीन हजरात जो है अपने वक्त पे बिल अदा कर रहे हैं। पावर मीटर हर जगह इंस्टॉल किए गए हैं। बरजला से भी मेरे एक दोस्त ने कंप्लेंट की है, वहाँ पे उनको पावर मीटर कल एक न्यूज़ हुई थी कि 25% कट होती है बिजली की, और जो कश्मीर में ज़्यादा कट्स हो रहे हैं एज़ कम्पेयर टू जम्मू। तो फिर स्मार्ट मीटर्स क्या फ़ायदा था लगाना? बेहतर था जैसे मीटर्स थे हमारे, बिकॉज हमने देखा जब स्मार्ट मीटर्स सरकार ने इंस्टॉल किए बहुत सारी जगहों पे प्रोटेस्ट हुआ। उस टाइम सरकार ने बोला पावर अच्छा रहेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा बिजली का, बट कुछ भी नहीं हो रहा है। हम तो पीछे ही जा रहे हैं, आगे तो आ नहीं रहे हैं। तो सरकार को चाहिए जब भी कोई स्टेप ले, चाहे वो स्मार्ट मीटर्स लगाए, कुछ भी करे, सो दे शुड प्रॉपरली वो ज़मीनी सतह पे अप्लाई करें। हमारे साइड से भी स्मार्ट मीटर्स लगा के हैं, बड़े बड़े दावे हो रहे थे बिजली रहेगी, बट अभी देखिए अभी गर्मी है, पूरी बिजली है नहीं। पिछले साल भी रमज़ान में प्रॉब्लम हुई थी, इस साल भी प्रॉब्लम चल रही है। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। सरकार की जानिब से इस बार स्मार्ट मीटर्स भी लगाए गए थे, नए मीटर्स भी नस्ब किए गए थे। लोग बिजली बिल भी अदा कर रहे हैं और इसका भी एतराफ़ सरकार की जानिब से है कि लोग बिजली का फीस भी अदा कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद इस तरह की नाइंसाफ़ी आखिर क्यों? ये जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं हमारे नुमाइंदे फैसल रियाज, जो इस स्टोरी को लेकर सुबह से ही काम कर रहे थे। फैसल, आपने ऑप्शंस के साथ इस हवाले से बात की होगी, क्या कुछ ऑप्शंस का कहना है? क्योंकि कहा जा रहा है कि 25% जो सप्लाई लाइन है उस पर कटौती हुई है और माना जा रहा है कि सेंटर की जानिब से ये कर्टेलमेंट जो है की गई है। क्या इसकी कोई तस्दीक हुई है? क्योंकि लोग काफी सफर कर रहे हैं। हमारे पास आएगी तो उसके पावर कट जो है देखे जा रहे हैं, जबकि कर रहा है। तो उसके बाद ये भी खबरें हमें सोर्सेज के हवाले से मिलेगी 25% जो पावर सप्लाई है उसको कट ऑफ किया गया है, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे अनशेड्यूल्ड पावर कट हो रहे हैं, ज्यादातर जो है कश्मीर में हो रहे हैं एज कम्पेयर टू जम्मू। तो हमने सुबह कोशिश की थी कि हम बोटेनिकल डिपार्टमेंट से बात करें, उनसे जानने की वजह क्या है, तो वो भी पता नहीं से कहा से उनका मानना है कि सच बात है कि अनशेड्यूल्ड पावर कट हो रहे, कई इलाकों में हमें कटौती करनी पड़ती है, लेकिन वजह क्या है, क्यों करनी पड़ती है हमें पता नहीं है। क्या बिजली पीछे से ही कम है या नहीं है, हमें भी किसी तरह की कोई कंफर्मेशन नहीं है कि हुआ क्या है। लेकिन उन्हें इस बात के तरफ कई कर्टेलमेंट हो रही है, लेकिन हम भी समझ नहीं पा रहे, हमें ये करना पड़ रहा है, हमें बिजली पीछे से नहीं है। लेकिन किस वजह से कट ऑफ की गई है, क्योंकि हमारे पास कई सोर्स ने यही बताया कि 25% की जो बिजली है वो सेंटर ने कट ऑफ की है, तो उसको रोका गया है। सोर्सेज के बाद जब आपने ऑप्शंस के साथ बात की है तो क्या उन्होंने एतराफ़ किया कि हम अभी सार्फिन को राउंड द क्लॉक बिजली जो है वो फराम नहीं कर पाते हैं, अनशेड्यूल्ड कट्स हो रही हैं, या जो बिजली की सप्लाई है उसमें किसी तरह की कमी आई है? उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया कि नकार आए? देखिए, उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया कि कट हो रहे हैं, जबकि नहीं होनी चाहिए जून के महीने में, लेकिन क्या वजह है क्यों हमें करना पड़ा? उन्होंने इस बात का एतराफ़ नहीं किया कि हम क्यों कर रहे हैं, हमारे पास कोई वजह नहीं है, क्योंकि उनके पास भी रीजन ही नहीं है कि अगर हम कट कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं। हालांकि आपको याद होगा इस तरीके का माहौल हमें विंटर्स में देखने को मिला। आज जून का महीना है, इस तरह से लोग भी कह रहे थे आज वाटर लेवल ठीक ठाक है, तो इलेक्ट्रिसिटी भी अच्छी खासी जनरेट हो रही थी। इसी बीच जून के महीने में इस तरीके से कट होना ये तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ही, लेकिन उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया कट हो रहे हैं, लेकिन क्या पीछे से क्या कुछ हो रहा है हमें उस बात की हमें कोई पता नहीं है। लेकिन अब ये कब तक रहेगा, कितने देर तक ऐसे ही चलेगा, इसकी भी कोई कंफर्मेशन नहीं हुई है। क्या ये लगातार रहेगा या एक हफ्ते 2 हफ्ते में ये कंप्लीट होगा? लेकिन इसकी ये खबर पक्की है कि जम्मू में कम आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ गर्मी ज्यादा है, लोगों को इलेक्ट्रिसिटी जरूरत पड़ती है। कश्मीर में टेम्परेचर लो है, यहाँ पे ज्यादा कट हो रहे हैं। तो हालांकि लोगों का मानना है कि अब हमने चले, लोगों का मानना है कि वो सफर कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अनशेड्यूल्ड कट्स पहली बार ऐसा लग रहा है कि जून के महीने में ये देखे जा रहे हैं, जब पानी की सतह भी बहुत ज़्यादा होती है और उसके साथ साथ बिजली में कभी कभार ही ऐसा देखा गया हो कि जून जुलाई के अंदर इस तरह के अनशेड्यूल्ड कट्स हो रहे हैं। और दूसरी जानिब जो डिपार्टमेंट है उनका भी इस हवाले से एतराफ़ है। फिलहाल फैसल रियाज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर को लेकर जानकारी देने के लिए कि महकमे की जानब से भी एतराफ़ है कि जनाब पावर कट्स हो रहे हैं और जो कर्टेलमेंट है वो हुई है। तो इस तरह से आज जून के महीने में भी इस तरह की एक्सपीरियंसेस लोगों को करने पड़ रहे हैं, जिसको लेकर
लोगों के अंदर शदीद गम गुस्सा है इस एतबार से कि सरकार दावे बहुत कुछ कर रही है कि साल 2019 के बाद बहुत कुछ बदला है, लेकिन अगर नहीं बदला है तो फिर क्या बिजली का निज़ाम, क्या ये चीज़ भी बदली है कि जब जून के महीने में यहाँ अनशेड्यूल्ड कट्स नहीं हो रहे हैं, अब होने लगे हैं, तो ये सरकार के उन दावों पर जो है सवालात जरूर खड़ा कर रहे हैं। नाज़रीन, दहाई पहले श्रीनगर के आलूची बाग इलाके में सरकार की जानिब से एक ज़बह खाना या स्लॉटर हाउस की तामीर के लिए DPR बनाया गया था और उसके बाद इस स्लॉटर हाउस को लेकर यह भी कहा गया था कि यह अपनी नबीयत का एक अहम प्रोजेक्ट यहां पर होगा। 24 करोड़ की लागत से जदीद जो स्लॉटर हाउस तामीर करने का मंसूबा बनाया गया था, फिर चंद साल कबल इस पर काम शुरू भी हुआ और स्लॉटर हाउस की बुनियाद भी रखी गई। JKPCC जो है उन्हें यह काम सौंप दिया गया है और वो इसकी एग्जीक्यूटिंग एजेंसी थी और इसे जदीद बुनियादों पर तामीर करने का मंसूबा बनाया गया था, जहां पनाहगाहें होंगी, मवेशी लाइव स्टॉक के लिए खाने पीने की अशिया, कोठेदारों के दफातर वहां पर दस्तयाब होंगे और तमाम फुजला को खाद में रिसाइकल किया जाएगा, क्योंकि ये माहौल दोस्त जो प्रोजेक्ट होगा। प्लान के मुताबिक बाहर से लाइव स्टॉक ट्रकों को उतारने के लिए बराह रास्त वहां आना पड़ेगा। A क्लास B क्लास मटन की दर्जाबंदी की जाएगी और मुनासिब चेकिंग और जो स्टैंपिंग के बाद मटन मार्केट में दस्तयाब होगा और हर कोई चाहता है कि ऐसा हो। इस तरह का मंसूबा वहां पे रखा गया था। बहरहाल ये अभी तक मंसूबा ही है और बाकी ये तस्वीरें खुद बयान कर रही है कि जो प्रोजेक्ट 10 साल कबल हाथ में लिया गया हो और अभी वो प्रोजेक्ट ज़मीन से ऊपर उठा ही नहीं हो, तो वहाँ पर तामीर और तरक्की और उसके बाद न जाने कितने दावे किए जा रहे हैं वक्त की सरकारों की जानिब से, वो ये तस्वीरें साफ बयान कर रही हैं। रेट गई 600 रुपये। आवाम मुबतला कत मज अगर 600 दिमो अकिस पुजस माज खतर यह 1 नंबर कि 2 नंबर। अगर जबे खान चालू गया ये नेर A ग्रेड तो B ग्रेड तो C ग्रेड तो नून गोड़े त्रा C ग्रेड B ग्रेड नबर कुन मार्केटस मज कहें ये नेर ब्रो कल जबे खान माज बाजब चेकअप कर तीरन लाइव स्टॉक चेक कर ठीक A ग्रेड पे बाजब मोहर पेवान तथ पे साफ शफाफ पे खसान वानन पे इन 10 वरियन मज गई। यहाँ पर पुराने ज़माने में कई स्लॉटर हाउस यहाँ पर थे, जो इस कम्युनिटी से वाबस्ता लोग हैं उनके इलाकों में ये स्लॉटर हाउस हुआ करते थे। और फिर वो सियासत की नज़र चढ़ गए, सियासतदानों ने अपने अपने तरीके से वो स्लॉटर हाउसेस ख़त्म कर दिए। फिर एक यहाँ पर बचा जो रैनावारी का, वो भी एक की नज़र में था, एक मिनिस्टर के, मगर हमने उसमें कोशिश की, जिसमें हमारे कमिश्नर साहब थे उस वक्त, कस्बा साहब थे कमिश्नर म्यूनसिपलिटी, उनकी वसात से उनके पास गए और उन्होंने उस स्लॉटर हाउस को बचाया और उन्होंने अपने तरीके से मॉडर्न तरीके से उसको बनाया, मगर वो तो एक छोटा है रैनावारे के लोगों के लिए जो इस कम्युनिटी से। ऐसा लग रहा है कि ये स्लॉटर हाउस नहीं बन सकते हैं, क्योंकि जहां इससे एक आवाम को रिलीफ मिल सकती थी, तो वहीं पर जो कई एक ओहदों पर फाइज अफसरान हैं जो इस सारे सिस्टम को रेगुलेट कर रहे थे, ये उनके लिए आज भी एक मंडी बनी हुई। इसके बावजूद कि उमूरी सार्फिन व अवामी तकसीमकारी को ये जिम्मेदारी जो है वो छीन ली गई है, उनसे कहा गया कि सरकार इसे खुद रेगुलेट करेगी। तो अब जो मटन के दाम कैसे होंगे, उसका रेट क्या होगा, वो आने वाले दिनों में ज़रूर पता चलेगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो उमूरी सार्फिन से ये जो है वापस लिया गया है, इख्तियारात वापस लिए गए कि वो मटन का रेट और इसका सुपरविजन अब नहीं कर सकते हैं और सरकार इसे खुद संभाल सकती है। और ये उस वक्त फैसला लिया गया जब बकरा ईद आने वाली है और जानवरों की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। आज के स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अपने मेज़बान मीर हिलाल हाजिर को दीजिए इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमान अल्लाह।